उत्तरी ईरान में धमाके और आगजनी की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, गुरगान के एक धर्मस्थल पर आग से हड़कंप। ग्रैंड मस्जिद में ये आग का वीडियो है। ईरान इंटरनेशनल ने वीडियो शेयर किया, वीडियो वायरल। तो इस हालात के बीच में ग्रैंड मस्जिद में लगी आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये गुरगान के एक धर्मस्थल की वो तस्वीर है जहां आग का तांडव बेकाबू हो चुकी। इस आग के बीच धमाके और आगजनी से घंटों इसी तरीके से हलचल तेज रही। ईरान इंटरनेशनल ने ये वीडियो जारी किया है। अब ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की विनाशक चेतावनी। ईरान को जल्द समझौते का अल्टीमेटम दिया गया है, समझौता नहीं तो विनाशकारी नतीजे। हालांकि ट्रंप ने ईरान को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर याद दिलाया। दुश्मनों की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका इजराइल को खामनेई की यह बड़ी चेतावनी है। ईरानियों के हौसले से निराश हुए दुश्मन। लोगों ने इस्लामी रिपब्लिक का समर्थन किया। इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर भारी भीड़ उमड़ी और इसी उमड़ी भीड़ को ईरान की ताकत बताया। अब अमेरिका और इजराइल को ईरान की डायरेक्ट वार्निंग। ईरान के आंतरिक मामलों से अमेरिका दूर रहे। अमेरिका और इजराइल इससे दूर रहे। प्रदर्शनकारियों को भड़काना बंद करें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह चेतावनी दी। ईरान के हालात का फायदा उठाने की कोशिश नाकाम होगी। अब नेतन्याहू ने अमेरिका से ईरान को चेतावनी दी और इजराइल की ताकत समझ चुका है ईरान। नेतन्याहू को अमेरिका और ईरान समझौते पर आशंका है। ईरान से समझौते में मिसाइल रेंज पर नेतन्याहू अड़े हुए हैं और समझौते में परमाणु कार्यक्रम शामिल हो, यह बात नेतन्याहू ने कही है। तो ईरान पर बरसे नेतन्याहू। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि इजराइल की ताकत समझ चुका है ईरान। नेतन्याहू का यह बयान, और नेतन्याहू को यूएस और ईरान समझौते पर भी आशंका है। हालांकि इस तरीके की बात का मतलब क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग के बाद इस बयान के मायने क्या है, एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले डिटेल, क्योंकि इजराइल की ताकत समझ चुका है ईरान। किसी भी समझौते में इजराइल का पक्ष होना जरूरी है और बैलिस्टिक मिसाइल रेंज पर भी समझौता हो, समझौते में परमाणु कार्यक्रम शामिल हो, प्रॉक्सी गुटों को ईरानी समर्थन बंद हो। राष्ट्रपति ट्रंप से अच्छे माहौल में बहुत अच्छी बात हुई और ट्रंप की बनाई परिस्थितियों में अच्छा समझौता भी संभव है। एक और बड़ी बात आपको बता दें, अमेरिका ईरान में बात और इजराइल को आशंका भी है, क्योंकि ईरान से किसी समझौते की संभावना पर इजराइल को संशय है। अपनी शर्तों पर समझौते का दबाव इजराइल बना रहा है। इजराइल को अमेरिका से समझौते को लेकर ही ईरान की नीयत पर सवाल, और ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकेगा, इस पर इजराइल को भरोसा नहीं है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 500 किलोमीटर तक चाहता है इजराइल, और हुती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे ईरानी प्रॉक्सी पर लगाम चाहता है इजराइल। यही बड़ी खबर। और अब माथुर सर, सवाल आपसे, इस तरीके की मीटिंग, जो मीटिंग नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है, इससे पहले जो सो कॉल्ड अमेरिका और ईरान की बैठक थी, उसके बाद इस तरीके के स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? क्या ईरान वाकई इस लेवल तक अपनी तैयारी कर चुका है कि वो डोमिनेट कर रहा है पूरे तौर पर अमेरिका को, इसीलिए अब इजराइल को भी संशय हो रहा है कि कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका, सैन्य विकल्प सिर्फ प्रोजेक्शन तक ही सीमित रह जाएगा? जयंत सुरभि, देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट नेतन्याहू ने दिया है उसके पीछे एक विशेष मकसद है। नेतन्याहू को ईरान से खतरा किस चीज से ज्यादा है? ईरान का अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बातचीत होती है तो उससे इजराइल का मकसद हल नहीं होता, क्योंकि इजराइल को न्यूक्लियर वेपन जो है वो वेपन ऑफ डेटरेंस है, और मुझे लगता नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कोई करेगा। तो उससे कोई डायरेक्ट इफेक्ट इजराइल के ऊपर नहीं हो रहा है। इजराइल के ऊपर अगर किसी चीज से उनको खतरा है तो ईरान के प्रॉक्सी से, ईरान के मिसाइल और ड्रोन पावर से। इसलिए इजराइल हमेशा से ये चाह रहा है कि जो बातचीत हो उसके अंदर ये प्रॉक्सीज के बारे में बातचीत जरूर हो, ड्रोन्स और मिसाइल के जो उन्होंने जखीरे खड़े किए हैं लॉन्ग रेंज के, उसके बारे में बातचीत हो और उसको चेक किया जाए। मुझे लगता नहीं कि ईरान इस बात को बातचीत करने के लिए एग्री करेगा। इस वजह से टेंशन्स वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। मेरे को खतरा है सुरभि कि बहुत ज्यादा वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं और ये विश्व के लिए, पूरे विश्व
विश्व के लिए एक खतरे की घंटी हो सकता है। जेराल्ड फोर्ड का मूवमेंट मिडिल ईस्ट की तरफ दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका, ये तमाम चीजें इस बात की ओर दृष्टि भेजती हैं कि यहां पर हालात बिल्कुल संभले हुए नहीं हैं और इजराइल जब तक उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा इस बात से मानने वाले हैं नहीं। और लड़ाई की परिस्थिति वहां पर बनती जा रही है। जो ईरान में ब्लास्ट हो रहे हैं ये मुझे लग रहा है इसमें डेफिनेटली मोसाद का कहीं ना कहीं एक कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, ऐसे ही हालात के बीच में अगर आप कनेक्टेड डॉट्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इजराइल भी इसी को देखते हुए बड़ी तैयारी कर रहा है? अगली खबर सुनिए सर, नेतन्याहू की सैन्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ के साथ साथ मोसाद चीफ मीटिंग में शामिल रहे। एयरफोर्स कमांडर के साथ बड़े अधिकारियों की मीटिंग का हिस्सा। अमेरिका से वापस लौटते ही नेतन्याहू की यह सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस बीच ट्रंप से नेतन्याहू की मुलाकात के बाद हाई अलर्ट पर इजराइल है। इजरायली बॉर्डर पर मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड तैयार हो चुकी है। इजरायली फोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ा दिया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन की तुलना में ही दुगुना की गई है डिफेंस लेयर। हालांकि इजरायली फोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने का फैसला लिया है कि बहुत बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल है। और नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के बाद इजराइल की ये बड़ी सैन्य अभ्यास को लेकर खबर। आपको बता दें, समंदर में जहाज तबाह करने की नेवल एक्सरसाइज, घुसपैठ रोकने के लिए वॉरशिप के साथ कमांडो ऑपरेशन और आईडीएफ ने इसका वीडियो जारी किया है। अब ईरान से बड़ी जंग की तैयारी। फिलहाल खबर है नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के बाद और आक्रामक होती इजराइल की तैयारी को लेकर, जहां भूमध्य सागर में इजरायली सेना का बड़ा सैन्य अभ्यास, समंदर में याते 13 नेवल कमांडो यूनिट का यह एक्शन है। एक्सरसाइज में वॉरशिप, सबमरीन, साइबर फोर्स शामिल है। घुसपैठ रोकने और जहाज तबाह करने की एक्सरसाइज, इजरायली पोर्ट पर किसी भी हमले को नाकाम करने की यह तैयारी। ईरान के टारगेट पर अब टॉप इजरायली ऑफिसर्स भी हैं, टॉप अधिकारी और लीडर जो ईरान के टारगेट पर है। जाहिर सी बात है पीएम नेतन्याहू, यही रिपोर्ट में सबसे पहला नाम और दावा। वहीं मोसाद चीफ, रक्षा मंत्री पर हमले की चेतावनी। ईरानी टीवी ब्रॉडकास्टर ने तस्वीरें जारी करते हुए वार्निंग दी है, मौत की तारीख और वक्त तय करेंगे। ये बात ईरानी मीडिया में कही गई। हालांकि इस बारे में एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ईरान के टारगेट पर नेतन्याहू। दीपक वोरा सर, इस इंफॉर्मेशन के बाद सीधा सवाल आपसे, क्योंकि ईरानी स्टेट मीडिया ने टॉप इजरायली ऑफिसर्स पर हमले की ये चेतावनी दी है, जहां टारगेट पर कौन कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री इजराइल के डेविड बर्निया, मोसाद चीफ और रक्षा मंत्री कात्स, साथ ही इयाल जमीर, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ, शलोमी बिंदर, आईडीएफ इंटेलिजेंस डायरेक्टर, यित्ज़हाक कोहेन, आईडीएफ ऑपरेशन डायरेक्टर चीफ। यही दावे जिस लिहाज से किए जा रहे हैं, क्या इसी को देखते हुए इजराइल के लिए जरूरी हो चुका है हर फ्रंट पर उस तैयारी को करना? क्योंकि ये ईरान के वही प्रॉक्सीज हैं सर, जिन्होंने इजराइल को वाकई हर अलग अलग फ्रंट पर उलझा के रखा। ये वही प्रॉक्सीज के साथ साथ ईरान था सर, जिसने जून में सीधा हमला करते हुए इजराइल को भी टारगेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सुनता हूँ, सीखता हूँ। आपकी रिपोर्ट्स बेमिसाल हैं। जनरल अनुज माथुर की भी बात मैं अभी सुन रहा था, मैं आगे कुछ जोड़ूंगा। अभी आपको पता है कि वॉशिंगटन डीसी से डोनाल्ड ट्रंप से मिलके एक व्यक्ति आया है, उसका नाम बीबी नेतन्याहू है। पिछले साल भी जब वो गया था, आते ही ठोकना शुरू कर दिया था ईरान को। इस बार जो आपने अभी बताया, थर्मोबैरिक बॉम्ब उन्होंने फेंका है हमास के ठिकाने पर। ये मैसेज है कि सुन भाई ईरान, तेरे दामाद को तो हमने ठोक दिया, कर जो कर सकता है। वो कुछ नहीं करेगा, वो बकवास करता जाएगा। अब आपने बात की है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है 12, और जनरल साहब ने बड़ा अच्छा कहा, कन्वेंशनल विजडम, ये डिटरेंस होती है। अगर सिर्फ डिटरेंस है, बनाने से क्या इजराइल हमला नहीं करेगा? जिहादिस्तान के पास थे कि नहीं 1999 में जब कारगिल हमने ठोका था, या फिर ऑपरेशन सिंदूर में उसने छुपा दिए थे अपने। बेसिक चीज है कि एक देश जो इस्तेमाल इसका कर सकता है अगर उसके व्यक्तित्व को खतरा हुआ, वो इजराइल है। ईरान ये जानता है कि अगर बहुत ज्यादा इजराइल को लगा कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं डिसअपियर हो जाऊंगा, जैसा ईरान चाहता है। एकमात्र देश है जो कहता है ईरानियों, यहूदियों को, इजरायलियों को जीने का अधिकार नहीं है। इजराइल उसके लिए उसका पूरा दम जो है, ताकत है, प्रयोग करेगा। क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर ठोकेंगे ईरान को? 100%। ये जो कहानियां सुनती जा रही है कि 12 बम बना दिए, 10 बना दिए, इतना कुछ है, उतना कुछ है, ये सब प्लांटेड स्टोरीज हैं, ताकि अमेरिका की पब्लिक कहे डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर जाओ, इसके पास तो बम है, ये तो हमको हमेशा धमकी देता रहता है, मारो इसको। जबकि रियलिटी ये है, नातान्स जो उनका एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां की नॉर्थ से, ये तो कंफर्म्ड है,
नॉर्थ साउथ जो टनल्स हैं उनको बंद कर दिया है ईरान ने, ताकि अगर जैसे जब हुआ था नूर खान एयरबेस पर, जब हमने उसको ठोका था, रेडिएशन लीक हुआ वहां पर, 1000 साल तक तो कोई वहां जा नहीं सकता। ईरान को यही डर है कि अगर नाटान्स के अंदर ठोका, जहां हमने असला रखा हुआ है, एनरिच्ड यूरेनियम रखा है, हमारी बहुत बुरी हालत होगी, वो इलाका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, जो मेरा मानना है, क्योंकि मैं 20 साल उस एरिया में रहा हूं, मेरा मानना है इजराइल और अमेरिका मिलकर ठोकेंगे ईरान को, और चीन और रूस बहुत बू बू बाबा बू करेंगे, बीच में कोई नहीं आएगा धक्का देने के लिए, क्योंकि अगर एक दुश्मन है पूरी अरब दुनिया का आज, वो ईरान है। बेटा, जब अरब स्प्रिंग हुई थी 2011 में, ईरान का क्या रोल था? ईरान ने कहा ये अरब स्प्रिंग नहीं है, ये इस्लामिक स्प्रिंग है, अब इस्लाम पूरी दुनिया में जाएगा, अरब मोनार्कीज को हटा दो, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में। क्या उन लोगों को ये चीजें पसंद है कि जो वहां के राजा हैं कितने सालों से, उनको आप कह रहे हैं दफा करो इनको यहाँ से? तो ये सबसे बड़ी चीज है, ईरान पे भरोसा नहीं करते। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी वाहन पर यह हमला है। धमाके के बाद पेशावर में इमरजेंसी का ऐलान किया गया, सुरक्षा बलों का पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन। अब पेशावर में ही सैन्य ठिकाने पर बड़ा धमाका, यामी इंस्टॉलेशन के भीतर जोरदार विस्फोट की वो तस्वीर। फिलहाल पाक सेना ने कोई जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन धमाके की वजह और नुकसान पर सस्पेंस बना हुआ है। पनियाला में पुलिस पेट्रोल पर हमला किया है और पुलिस पेट्रोल पर टीटीपी के लड़ाकों ने हमला किया। एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, 2 घायल हुए। वजीरिस्तान सीमा के पास पुलिस पर हमले की ये एक और तस्वीर देखिए। माथुर सर, पिछले महीने तक मेरा आपसे ये सवाल होता था कि ये किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। आज सवाल ये है कि ये जिस तरीके से पूरी तरह इनको खदेड़ रहे हैं इलाकों से, ये कितनी वल्नरेबल सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि अब तो ना सिर्फ पुलिस, सेना, सभी के लिए मुश्किलें और अलग अलग फ्रंट से हैं सर। सुरभि, देखिए वहां पर हालात उनके हाथ से काफी बाहर निकल चुके हैं। पाकिस्तान की सेना, देखिए जब आप कोई सेना बुरी तरह से किसी भी युद्ध में परास्त होती है और उसके बाद बजाय इस बात को समझने के कि उनको उनकी हार हुई है, उससे निकलने के लिए किस प्रकार से आप आगे आए, आप उसको एक जीत के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं, उससे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। सुरभि, आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं इंडिकेट हिंट देना चाह रहा हूं। आज पाकिस्तान की सेना का मोराल बहुत ज्यादा, मुझे मोराल क्या कि उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, जो उनकी प्रोफेशनलिज्म है, वो बिल्कुल मिसिंग है। और जिस तरीके से ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान की सेना और जो पाकिस्तानी पंजाबी मेंटालिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके आ रहे हैं, तो उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है सुरभि कि आज की तारीख में एक अनप्रोफेशनल आर्म्ड फोर्स एक बहुत बुरे जंजाल के में फंसी हुई नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि आर्मी के अंदर आर्मी सुरभि बहुत ज्यादा डिसकंटेंटमेंट है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार की नीतियां असीम मुनीर और उनकी गैंग फॉलो करने की कोशिश कर रही है, और जैसे वो जिस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका के पास गिरवी और चाइना के पास गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, उससे वहां के लोगों में और वहां की सेना में बहुत जबरदस्त डिसकंटेंटमेंट है। और यही वजह है कि वो उनको एक एक करके चुन चुन करके उनके ऊपर निशाने लगाए जा रहे हैं और वो कुछ भी करने में सक्षम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात आपको ये समझने की है कि आज से पहले ये चीज कन्फाइंड थी कुछ जगहों पर, अब ये बहुत जबरदस्त इन्होंने ये पूरे बलोचिस्तान से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान तक पाकिस्तान की सेना पर हर जगह हमले हो रहे हैं। ये इस बात को बताता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान आर्मी की जो करंट मेंटालिटी, करंट जो उनकी सोच है, उसके ऊपर किसी प्रकार से इसको इन लोगों को भरोसा नहीं है, और इस वजह से इनके ऊपर इंप्यूनिटी के साथ हमले हो रहे हैं। ये लोगों उनकी भी ताकत है और पाकिस्तान आर्मी के अनप्रोफेशनल, अनप्रिपेयर्ड तरीके का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल सर, लेकिन एक और तस्वीर है, और ये गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सेना पर हमले की वो तस्वीर है जहां डायमर के तांगीर में आईडी से हमला हुआ और ये आर्मी वाहन को कैसे निशाना बनाया गया। देखिए, ड्राइवर की मौत हो गई, मेजर समेत 4 जवान घायल हुए।
इलाके में सर्च ऑपरेशन और सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब लकी मरवत के सराय नौरंग में भी भीषण मुठभेड़ को लेकर खबर, जहां टीडीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच टक्कर और लकी मरवत में ही कई धमाके और फायरिंग की ये तस्वीर देखिए। अब अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट रवाना हो चुका है और ये यूएसएस जेराल्ड फोर्ड मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ा है। कैरेबियन सी से अरब सागर की ओर ये मूवमेंट है। ट्रंप के ऐलान के बाद एक और एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती होगी। मिडिल ईस्ट में टॉमाहॉक मिसाइल की सबसे बड़ी तैनाती है और 450 टॉमाहॉक मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। सबमरीन और यूएसएस लिंकन से टॉमाहॉक दागने की ये तैयारी। नतान्स और इस्फाहान पर हमला कर सकता है अमेरिका। टॉमाहॉक की तैनाती पर वर्ल्ड एट वॉर की ये रिपोर्ट। दीपक बोरा सर, आपने भी ये बात कहा कि ये सब कुछ तैयारी महज प्रोजेक्शन तक सीमित नहीं है, लेकिन क्या ये वाकई इवैल्यूएट किया जा सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अभी तैयारी कर रखी है वो सीधा एक बार फिर से न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करे? 100% सवाल नहीं पैदा होता इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है इस टारगेटिंग में। बेटा इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, थोड़ा सा अभी आपने बताया कि जिहादिस्तान में क्या हो रहा है, कि जवाब देना चाहता हूँ। उन बेवकूफों को कोई आइडिया है वहां की फौज को, क्योंकि हमारे पास जनरल माथुर जैसे जांबाज सिपाही है कि उनका पाकिस्तान का स्ट्रक्चर देखिए रिबन की तरह है, पतला है, लंबा है। कि जब 65 वॉर के बाद भारत के टैंक कभी भी हमारे दो हिस्से कर सकते हैं, तो हमको फिर अफगानिस्तान में जाके रिग्रुप करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, गधे हैं, अब स्ट्रेटेजिक डेथ उनकी बन गई। और एक फाइनल चीज कहता हूँ बेटा, मेरे अंदर तो पश्तून का खून है, पठान का, इतना बताता हूँ। पठान ने, उज़्बेक ने, ताजिक ने, हजारा ने कभी भारत पे हमला नहीं किया। अगर किया है तो दुनिया की सबसे गंदी कौम पंजाबी मुसलमान उसने किया है, क्योंकि उसको और कोई काम नहीं है भारत को तंग करना। अब अमेरिका की जो आप बात कर रहे हैं बेटा, वो नहीं जाने देगा, वो इजराइल को कभी भी हारने नहीं देगा। ईरान ने इजराइल ने जितने जंग लड़े हैं उसको तकलीफ जरूर हुई है, लेकिन हारा नहीं है। 73 की जंग में उसको बहुत नुकसान हुआ, इजिप्ट हावी हो गया था, लेकिन फिर इजराइल वापस आया। मेरा मानना ये है कि अब ईरान के दिन नंबर्ड हैं, वो ठोकेगा नहीं। तो इतना सामग्री वहां लाने के लिए क्या वहां सर्कस दिखानी है लोगों को? नहीं मैम, वो मारेंगे बुरी तरह से और उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान जो है वहां तख्ता पलट होगी। ये मुल्ले भाग जाएंगे, कोई दूसरी कौन सी सरकार आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुल्ले वहां नहीं रहे। राइट सर, इसीलिए इन वार्निंग्स को लेकर लगातार आ रही खबरों को लेकर आपसे सवाल करते हैं, क्योंकि ईरान पर कभी भी अमेरिका का हमला हो सकता है और ईरान पर अमेरिकी हमले की संभावना से इनकार नहीं, ये रूस का कहना है। रूस के उप विदेश मंत्री रियाबकोव ने ईरान को आगाह किया है अमेरिकी तैनाती से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है और रूस की न्यूज एजेंसी टास का इसको लेकर क्या बड़ा दावा। जहां अमेरिका की इस तैयारी के बाद कहना गलत नहीं है कि बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट, अब रूस की इसको लेकर वार्निंग। खबर है कि ईरान पर अमेरिकी हमले की संभावना से इनकार नहीं, रूस ने साफ तौर पर कह दिया। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रियाबकोव की यह बड़ी चेतावनी। अमेरिकी सैन्य तैनाती से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। ईरान को रोजाना हमलों की धमकी अमेरिका दे रहा है। एशिया पैसिफिक में भी सैन्य शक्ति अमेरिका बढ़ा रहा है। एशिया पैसिफिक में बढ़ती तैनाती से ही चीन के साथ रूस को भी खतरा है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के इंटरनेट ब्लैकआउट पर अमेरिकी स्ट्राइक को लेकर एक खबर है, जहां ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल्स की तस्करी बढ़ी है और ईरान में 6000 स्टारलिंक टर्मिनल पहुंचाए गए हैं। ईरान का इंटरनेट ब्लैकआउट नाकाम किया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का इसको लेकर क्या है दावा, सुनिए। क्योंकि इंटरनेट ब्लैकआउट पर स्टारलिंक स्ट्राइक और ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ अमेरिका, ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल्स की बहुत बड़ी तस्करी। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में 6000 स्टारलिंक टर्मिनल पहुंचाए हैं। एलॉन मस्क की सैटेलाइट टर्मिनल से प्रदर्शनकारियों को इंटरनेट एक्सेस मिला है। स्टारलिंक उपकरणों की वजह से प्रदर्शनकारियों को कोऑर्डिनेशन में भी मदद। स्टारलिंक उपकरणों को जब्त खामेनेई शासन कर रहा है और यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। माथुर सर, जब हम आपसे ओवरऑल इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये भी समझते हैं कि 2026 में जब हम वॉर सिनेरियो की बात करते हैं तो तरीके बहुत बदल गए हैं। सिर्फ जमीनी स्तर पर जंग नहीं होती है। क्या ये उसी की एक और कोशिश मानी जाए? ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं सर, चेंज ऑफ रिजीम तो नहीं हो पाया, लेकिन कोलैप्स को रिजीम को कोलैप्स करने की कोशिश के तहत ही इस तरीके के स्ट्रैटेजिकल मूव जरूर अपनाए जाते हैं।
कि चेंज ऑफ रिजीम नहीं हो पाया, लेकिन नहीं होगा ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप देखें जिस प्रकार से जिस तरीके की जो स्ट्रेटजी है, जिस तरीके की सिनर्जी इजराइल और अमेरिका के बीच में है, और जिस तरीके की शक्ति अमेरिका के पास है, वो मुझे लगता नहीं है कि ईरान कुछ भी उसके खिलाफ में कर सकता है। और ये जो नया डायमेंशन इसके बीच में जोड़ा गया, देखिए जब प्रदर्शन हो रहे थे ईरान में, तो उनको मालूम था कि सबसे पहला काम जो ईरान का जो इस प्रकार के जो शासक हैं वो यही करेंगे कि वहां इंटरनेट बंद कर दो, बातचीत मत करने दो, ये मत करने दो। और उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार का इंडक्शन, इतने टर्मिनल्स का इंडक्शन किया गया। हालांकि चीन और रूस की मदद से उन्होंने इनको काफी हद तक इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन ये जो वॉरफेयर है, टेक्नो सेंट्रिक वॉरफेयर जो है, वो सही आज के आने वाले समय के वॉरफेयर का सही खाका है। और मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी में ईरान, अमेरिका और इजराइल के सामने कहीं भी टिकता है। मैं एम्बेसडर वोरा की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि देखिए किस तरीके से ईरान को बर्बादी की ओर इसको ले जा रहे हैं। और आज परिस्थिति ये है मिडिल ईस्ट में कि मिडिल ईस्ट का कोई भी राष्ट्र ईरान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फिर भी कोई भी राष्ट्र ईरान के साथ आपको नजर नहीं आएगा। ये इस बात का द्योतक है कि जो भी ईरान की फिलॉसफी आज की है, वो उसको वहां के लोग और वहां के जो वहां का जो सिस्टम है वो रिजेक्ट करता है। इस तरीके का टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन वॉरफेयर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि कैसे वहां के लोग दोबारा, मुझे लगता है दोबारा इस मूवमेंट को आगे ले जाकर के बढ़ाएंगे। टीटीपी का डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन का बदला, खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी इंस्पेक्टर की हत्या, टीटीपी ने इंस्पेक्टर की हत्या की जिम्मेदारी ली। खैबर पख्तूनख्वा में ही 2 वाहनों के काफिले पर हमले की ये तस्वीर देखिए। ये 3 टीटीपी लड़ाकों के एनकाउंटर के बाद हुई कार्रवाई की तस्वीर आपने देखी है। लेकिन बीएलए का एयर और ड्रोन विंग बनाने का दावा, बीएलए ने नए यूनिट कहर का वीडियो भी जारी किया है। ग्रुप ने इसे काजी एरो हाई रेंजर्स नाम दिया है और ऑपरेशन हेरोफ 2 में पहली कार्रवाई का दावा, ड्रोन और हवाई हमलों की क्षमता बढ़ाने का ऐलान। अब अफगान और पाकिस्तान सीमा इलाके में भी भीषण झड़प, अफगान और पाकिस्तानी सेना के बीच रात भर गोलीबारी, मुठभेड़ में कई पाक सैनिक मारे गए हैं। सीमा के पास मोहम्मद इलाके में चरम पर है तनाव। पंजशीर में एनआरएफ और तालिबान की झड़प का नया वीडियो, अफगान और तालिबान हेलीकॉप्टर पर यह गोलीबारी, हिंदुकुश पहाड़ों में हसीब की जवाबी कार्रवाई और फायरिंग का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी मोर्चे की यह तस्वीर है। दीपक वोरा सर, बीएलए के नॉनस्टॉप हमलों से पाकिस्तान फौज भी खौफ में है पूरी तरीके से। मेरा सवाल पहले भी आपसे यही करना चाहती थी, रिपोर्ट्स दावा करेंगी कि सस्पेंस बना हुआ है, विल दे एवर एडमिट? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एडमिट करेंगे ना, वो ये बताएंगे कि हम अलग अलग मोर्चे पर कैसे कमजोर हो चुके हैं। ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा और आपने खुद ही इसका जवाब दिया। वो मानेंगे नहीं कभी कि हमें मार पड़ रही है। क्योंकि वो जो मुल्ला है, पागल पिंजरे वाली मुनिया या मुन्नी भाई जो है वहां पर, आपको याद होगा पिछले साल जब पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ, माफ करिए उसी की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, ये 1500 ब्लडी टेररिस्ट, मैं इनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और फिर वहां का जो गृह मंत्री है वो भी बेवकूफ है कि अरे कोई स्टेशन हाउस ऑफिसर भी बीएलए को ठोक सकता है। अब कर्मा इनके लिए वापस आ रहा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं डिलीट करें जो ये दोनों बेवकूफों ने स्टेटमेंट दी थी। दूसरी चीज, अब टीटीपी अकेला नहीं है, उसके साथ बलोच लिबरेशन आर्मी जुड़ गई है और इस्लामिक स्टेट केपी भी जुड़ गया। तीनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान की सरकार को दफा करो, इस मुल्ले को मार मार के भगा दो यहाँ से। मेरा अपना मानना है, दिस इज माई कंसिडर्ड ओपिनियन। मेरे बहुत से बलोच दोस्त हैं, मेरे बहुत से पठान दोस्त हैं, मैं बलोचिस्तान चला गया है उनके कब्जे से, वो स्वीकार कभी नहीं पड़ेंगे। अभी देखिए किसके पास जाएगा। अभी तो उनके राक्षस मंत्री ने क्या बोला है कि अमेरिका ने तो हमें टॉयलेट पेपर की तरह हमारा इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करके बाहर फेंक दिया है। अमेरिका भी नहीं आएगा, उसके पास बहुत सी दूसरी चीजें, ईरान को ठोकेगा, अब क्यूबा के साथ लड़ने की बात कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। मेरा मानना है ये अकेला पड़ गया है, बलोचिस्तान इज गॉन।
खैबर पख्तूनख्वा जाने वाला है और फिर उसके बाद सिंध जाएगा। और वो मुल्ला सर, एक जो है शॉर्ट कमेंट, आपने कहा ना ये अकेला पड़ गया, तो किसके सहारे हैं ये? किसी के नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह के सहारे। ठीक है कि वो आके लड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को लेकर चेतावनी। हाँ सर, बात कंप्लीट करिए। मैं कहना चाहता हूं बेटा कि टेरिटरी तो कहीं नहीं जाती किसी भी देश की, धरती तो वहीं रहेगी, लेकिन फुल ऑटोनॉमी इफ नॉट इंडिपेंडेंस ये तीनों प्रोविंसेस ले जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सराइकी ऑल्सो में भी, और सिंध। आप देखेंगे इसी साल 2026 में और कमजोर होगा देश, आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लोग भाग रहे हैं, नथिंग, देयर इज नो फ्यूचर, पीरियड। अंडरस्टूड सर। अब बीएलए के नॉनस्टॉप हमलों से कैसे खौफ में है पाकिस्तानी फौज? एक और खबर है, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को लेकर दी गई चेतावनी, जहां लोगों को जाफर एक्सप्रेस से सफर ना करने की सलाह दी गई है और पाकिस्तानी फौज का दावा है कि हमला बीएलए कर सकती है। जाफर एक्सप्रेस पर इस्लामाबाद पोस्ट की ये रिपोर्ट। वहीं बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले का अलर्ट भी, और पाकिस्तानी फौज जाफर एक्सप्रेस की सुरक्षा कर रही है। जाफर एक्सप्रेस के रूट पर पेट्रोलिंग, जाफर एक्सप्रेस रूट पर सर्विलांस पोस्ट बनाए गए हैं। और अब एक बार फिर देखिए ट्रंप का वो आखिरी अल्टीमेटम, जहां ईरान हाई अलर्ट पर है, क्योंकि एक साथ 12 परमाणु बॉम्ब ईरान बना सकता है। और आज ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान के पास मौजूद है 400 किलो वेपन ग्रेड यूरेनियम। ईरान पर IAEA चीफ राफेल ग्रोसी का ये विस्फोटक दावा। एटम बॉम्ब बनाने की पूरी तैयारी में है ईरान। अंडरग्राउंड साइट पर मौजूद है संवर्धित यूरेनियम। तो 12 परमाणु बॉम्ब ईरान बना सकता है। ईरान के पास मौजूद है 400 किलो वेपन ग्रेड यूरेनियम। ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। अमेरिका और ईरान बातचीत के बीच IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने यह दावा किया है। IAEA को यकीन, नातांज, फोर्दो, इस्फहान प्लांट में संवर्धित यूरेनियम, और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने IAEA को निरीक्षण से रोका, जबकि जून 2025 में ईरान के नातांज, फोर्दो और इस्फहान प्लांट में अमेरिकी बमबारी को लेकर ही खबर थी। इस बीच ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ईरान दर्जनों न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। IAEA ये कह रहा है, सच्चा कौन झूठा कौन? क्योंकि ट्रंप ने कहा था उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। क्या वो झूठ बोल रहे थे? ये एक बड़ा सवाल। वहीं तुलसी गबार्ड ने कहा था ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता ईरान के पास नहीं है। क्या वो झूठ बोल रही थी? ये एक और बड़ा सवाल। वहीं क्या ईरान पर हमले के लिए जानबूझकर नया बहाना बनाया जा रहा है? ये एक और बड़ा सवाल। साथ ही अगर ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता है, तो क्या ईरान में ही न्यूक्लियर टेस्ट होने के कोई सबूत हैं? हालांकि एक बड़े सवाल, लेकिन इस बीच इन्हीं सवालों को लेकर एक्सपर्ट से भी हमने बात की। वहीं तैयारी जो सैन्य स्तर पर हो रही है, उसको लेकर भी आज खबर बहुत बड़ी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करने की तैयारी में ईरान है। IRGC की अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने की ये चेतावनी। AI वीडियो जारी कर हमले का सिमुलेशन दिखाया गया है। ड्रोन, गनबोट, मिसाइल से यूएसएस लिंकन पर हमले, सबमरीन से एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने का ये AI वीडियो है। अब समंदर में जंग की तैयारी ईरान कर रहा है। अमेरिकी नौसेना पर हमले की यह तैयारी है। अमेरिकी मूवमेंट पर 24 घंटे ईरान की नजर है। ईरानी नौसेना कमांडर की अमेरिका को यह चेतावनी। अमेरिकी सेना को ईरान का खौफ है। ईरान की इकोनॉमिक स्ट्राइक की भी तैयारी है। हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है ईरान। दुनिया भर के शिप की एंट्री पर रोक लगा सकता है ईरान। हालांकि ईरान स्ट्रैटेजिक काउंसिल के सचिव की चेतावनी है ये, युद्ध हुआ तो बंद होगा हार्मुज स्ट्रेट। वहीं ईरान को लेकर हमास की भी चेतावनी। ईरान से युद्ध पूरे इस्लाम जगत पर हमले जैसा। अल कस्साम ब्रिगेड ने बदले की वार्निंग दी है। ईरान पर हमला हुआ तो इस्लामिक देश बदला लेंगे। तो ईरान की चेतावनी, करारा जवाब मिलेगा। जहां ईरानी नौसेना कमांडर ने भी अमेरिका को वार्निंग दे दी है। 24 घंटे अमेरिकी सैन्य मूवमेंट पर हमारी नजर है। अमेरिकी सेना को ईरान का खौफ है, ये कहा गया। साथ ही ईरान स्ट्रैटेजिक काउंसिल के सचिव की यह चेतावनी, युद्ध हुआ तो हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा ईरान। हमास की अमेरिकी सेना को यह सीधी चेतावनी भी है, जबकि ईरान से युद्ध पूरे इस्लाम जगत पर हमले जैसा होगा। अब आगे बढ़ेंगे। कब्जा करेगा अमेरिका, वेनेजुला के बाद क्यूबा। इस फ्रंट से फिलहाल आज की बड़ी खबर क्या है? क्योंकि यूक्रेन के पोर्ट शहर ओडेसा पर बड़ा हमला, रूस का स्वॉर्म ड्रोन से ओडेसा पर हमला, हमले से ओडेसा में भारी तबाही का किया जा रहा है दावा। ये रूस यूक्रेन फ्रंट की लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वॉर्म ड्रोन से ओडेसा पर हमला हुआ है।
और फिलहाल आपको बता दें, वेनेजुएला के बाद क्यूबा की मदद में खुलकर सामने चीन आ गया है। चीन ने क्यूबा को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। क्यूबा में बड़े पैमाने पर सोलर पैनल चीन लगा रहा है। चीन ने अमेरिका को क्यूबा से दूर रहने की वार्निंग दी है। ट्रंप की प्रतिबंधों के बीच क्यूबा बना नई भू राजनीतिक जंग का केंद्र। हालांकि खबर यह है कि क्यूबा को लेकर मेक्सिको ने भी ट्रंप को चुनौती दी है। क्यूबा को मेक्सिको की मानवीय सहायता पहुंची। क्यूबा विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है। अमेरिकी दबाव के बीच क्यूबा को मेक्सिको का खुला समर्थन है। और क्यूबा को तेल भेजने की तैयारी में रूस। बड़ी खबर यह है कि मानवीय सहायता के तहत क्यूबा की रूस मदद करेगा। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद रूस ने यह फैसला लिया है। क्यूबा को ऑयल सप्लाई पर ट्रंप के टैरिफ लगाने की यह वार्निंग है। क्यूबा में ऑयल, पावर कट और कुपोषण का संकट भी गहरा गया है। तो क्यूबा की मदद में रूस आगे आया है और ट्रंप को चुनौती, क्योंकि क्यूबा को कच्चा तेल और पेट्रोलियम मदद भेजने की योजना में है रूस, जबकि ट्रंप ने उन पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी जो क्यूबा को तेल भेजेंगे। ट्रंप की ब्लॉकेड और तेल राशनिंग से क्यूबा में कुपोषण और पावर कट। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी ईंधन की कमी के कारण उड़ानें रद्द कर दी हैं। मेक्सिको ने खाना और हाइजीन भेजा है, लेकिन तेल शिपमेंट को रोक दिया है।